देखिए अपना जो कल टॉपिक चल रहा था कौन सा था? शिक्षण अधिगम सामग्री। और आज देखिए अपने इसमें एक टॉपिक दे रखा है शिक्षण की विधियां, जो विज्ञान में भी हैं और गणित में। कुछ विधियां तो कॉमन हैं, कुछ विधियां दोनों में अलग अलग हैं। तो हेडिंग डालिए शिक्षण की विधियां। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियां। आप लोगों को किताब दे रखी है सबको, उसमें बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है और यहां हम उन चीजों को एक एक करके समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा अभी, जो एग्जाम में सीधी पूछी जाती है इनसे। तो पहले हम बात करेंगे विधि होती क्या है, किसे कहते हैं हम विधि, क्या है विधि। तो देखिए इसके बहुत सारे अनेक नाम भी हैं। कुछ नाम की यदि हम बात करें तो अनेक नाम, इन्हीं को देखिए हम पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्धति भी कहते हैं। इसे देखिए रीति भी कहा जाता है। जैसे आप देखोगे L1 और L2 का जो मेंस का सिलेबस है उसके अंदर लिखा हुआ है मेथडोलॉजी। लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान और मेथड्स का मतलब क्या होता है? रीति। इसीलिए रीति विज्ञान सिलेबस में लिखा है। इसे देखिए हम साधन भी कहते हैं और हम तरीका भी कह देते हैं इसको। पद्धति, रीति, साधन, ये सब किसके नाम है? मेथड्स के, विधि के। अब आप देखिए सबसे पहले आता है कि हमारे शिक्षण के अंदर हम विधि किसे कहते हैं। चीनी एक कहावत है, जितने शिक्षक उतनी विधियां। कोई एक फिक्स विधि नहीं होती है किसी भी चीज की। हर शिक्षक का अपना पढ़ाने का क्या होता है? तरीका होता है। इसलिए चीनी कहावत एक और भी होती है कि शिक्षण कार्य इतना आसान नहीं है कि चाय का प्याले के समान कि कोई भी पिए और पी के चला जाए, क्योंकि शिक्षण भी एक अपने आप में क्या है? कला है। और शिक्षण कराने के लिए हमें बहुत सारी विधियों की आवश्यकता पड़ती है और वो विधियां हैं हमारे पास शिक्षण की विधियां। तो बताइए शिक्षण विधि क्या है, किसे कहते हैं हम शिक्षण विधि? थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग ताकि हम आगे बढ़ें। बोलते तो रहते हैं आप लोग शिक्षण विधि, पढ़ाने का तरीका। और बताओ भी, तो यहां लिख देते हैं हम इसका एक और नाम, जैसे आपने बताया तरीका, ये लीजिए, ये भी लिख दिया हमने दे। और बताओ भी शिक्षण विधि क्या है, किसे कहा जाता है शिक्षण विधि? पढ़ाने का तरीका के अलावा और कुछ नहीं है। पढ़ा हो, सुना हो कभी भी, ये विधियां होती हैं। शिक्षण विधि क्या है? चलो कोई बात नहीं, जब आप नहीं बता रहे हैं तो ये देखिए एक पेड़ है, आम का पेड़। वैसे तो सीजन चला गया, फिर भी 2-4 आम लगी रहे हैं इसके ऊपर। और आप लोग यहां खड़े हुए हैं, देखिए आपको आम खाना है। क्या करना है? आम खाना है। तो आपका साध्य क्या है? आम खाना। आप कोई ना कोई साधन को अपनाएंगे ताकि आम तोड़ लें। आप बताओ कौन सा साधन अपनाएंगे आम तोड़ने के लिए? आम तो लगे हुए हैं पेड़ के, ज्यादा नहीं तो 2-4 तो हैं। बताओ कोई एक साधन का नाम बताओ। अब एक ने कहा साहब पत्थर मारेंगे। टीचर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। जिन चीजों के देखिए फल देते हैं उसी के पत्थर मारते हैं। बबूल के पेड़ के तो कोई नहीं मारता पत्थर। और कितने जोर से बोला है, जोर लगा के, साहब पत्थर मारूंगा। अब आप देख लीजिए, तो ये पत्थर मारना भी एक क्या है हमारे लिए? साधन। और भी तरीके हो सकते हैं। एक देखिए जो बड़ी लकड़ी होती है उसके लोहे का एक हुकनुमा लगा हुआ होता है, उसे अलग अलग नाम होते हैं, क्षेत्रीय नाम। इसलिए मैंने उसका कोई क्षेत्रीय नाम नहीं रखा। तो वो भी क्या है? एक साधन है देखिए हमारे पास। और बताइए कुछ भीम बली भी होंगे। साहब मैं तो पेड़ को हिला लूंगा, पके हुए आम नीचे आ जाएंगे। ये भी एक साधन हो गया देखिए। और भी हो सकते हैं। और सीकर झुंझुनू वाली तो महिलाएं भी पेड़ पे चढ़ जाती हैं। आप देखिए सेकावाटी की होंगी तो वो तो पेड़ पे चढ़ के भी तोड़ लाएंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंतजार करते रहते हैं
कब फल गिरेगा, कब खाएंगे। लेकिन आजकल फल नहीं गिरता, ऊपर ही सड़ जाता है, या कोई दूसरा और ही ले जाता है जानवर पके हुए फलों को, और वो इंतजार करते रह जाए। लेकिन कुछ लोग और भी हैं, अरे सुन तो लो भी, कुछ लोग और भी हैं। वो कैसे हैं कि साहब पेड़ को ही काट देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, एक बार तो खा लें सारे आम। तो यानी कोई भी साधन हो सकता है। जैसे हमने यहां देखे 1 2 3 4 5 व्यक्ति, 5 तरीके, और ये 5 तरीके क्या हैं? साधन। किसको प्राप्त करने के? साध्य के। इसी तरह से देखिए हमारे पास भी हमने इसको क्या कहा है? साधन कहा है। और यहां देखिए जो अर्थ लिया जाता है विधि का अर्थ, यहां से यहां तक विषय वस्तु पहुंचाना। कहां से? शिक्षक से शिक्षार्थी तक विषय वस्तु पहुंचाने का तरीका या साधन क्या कहलाता है? विधि कहलाता है। पढ़ाने का तरीका नहीं होता है। विषय वस्तु को यहां से यहां का मतलब क्या? शिक्षक से शिक्षार्थी तक पहुंचाने का तरीका या प्रस्तुत करने की शैली को हम क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं। तो लिखो अर्थ, शिक्षण का अर्थ, शिक्षण विधि का अर्थ। पहले तो अनेक नाम लिख लेना, ये भी कंफ्यूज करते हैं कई बार। अनेक नाम, पद्धति, रीति, साधन, तरीका, और फिर लिखना इसका अर्थ। अनेक नाम उतार लीजिए। फिर लिखिए इसके बाद अर्थ, शिक्षण विधि का अर्थ। विषय वस्तु प्रस्तुत करने की शैली या तरीका। विषय वस्तु प्रस्तुत करने की शैली या तरीका। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की शैली या तरीका। दूसरे अर्थ में लिख लीजिए, शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी तक, शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी तक विषय वस्तु को जिस साधन से पहुंचाता है उसे शिक्षण विधि कहा जाता है। उसे शिक्षण विधि कहा जाता है। अच्छा, एक शब्द और है मिलता जुलता जो कंफ्यूज पैदा करता है, प्रविधि या उपविधि, और अंग्रेजी में कहते हैं टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स, और हिंदी में क्या नाम है? प्रविधि या उपविधि। ये किसे कहते हैं? विधि का अर्थ तो हो गया। देखिए अब बात आ गई प्रविधि या उपविधि, और इंग्लिश में नाम है टीचिंग टेक्निक्स। तो बताओ भी किसे कहते हैं? विधि की सहायक विधि। और बताओ भी प्रविधियां क्या होती हैं? अब आप देखिए, कल मैंने एक शब्द बोला था टिम्बकटू, बोला था इस क्लास में? नहीं बोला, शायद बोला था। अब आप देखिए उसका अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। और लेकिन यहां से यहां तक पहुंच तो गया वो शब्द आपके पास। किस माध्यम से पहुंचा, कैसे पहुंचा, किस साधन से पहुंचा, लेकिन पहुंच गया आप तक, लेकिन अर्थ समझ में नहीं आया। अब देखिए प्रविधि वो विधियां होती हैं जो देखिए विषय वस्तु को क्या करती हैं? स्पष्ट करती हैं। इसका काम तो केवल क्या था? यहां से विषय वस्तु यहां तक पहुंचाना। इसका काम क्या है? विषय वस्तु को क्या करना? स्पष्ट। अब स्पष्ट कैसे करेंगे? या तो हम टिम्बकटू की क्या कर दें? व्याख्या, या हम उसके बारे में क्या सुना दें?
कहानी या उसके कोई उदाहरण बता दें हम। ये सब क्या है? ये है प्रविधि। ये सब क्या कहलाती हैं? प्रविधि या उपविधि। किसकी उपविधियां हैं? विषय वस्तु को स्पष्ट करने की। और उप का मतलब होता है पास या निकट। कहीं भी लगा लें, जैसे उप प्लस ग्रह, तो ग्रह के सर्वाधिक निकट होता है वही क्या है? उपग्रह होता है। ऐसे देखिए और भी जगह लगा देते, उप प्लस उष्ण, नाम बन गया उपोषण। और आप पढ़ते हो राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोषण कटिबंधीय। फिर हम अर्थ ढूंढते हैं उपोषण क्या शब्द है। तो उप का मतलब क्या होता है? पास, यानी वह क्षेत्र जो उष्ण के क्या हो? बिल्कुल पास में हो। तो इसी तरह से देखिए, जो विधि के सर्वाधिक क्या हो? पास में हो, उसी को क्या कहते हैं हम? उपविधि या प्रविधि। लेकिन काम क्या ली जाती है? विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए। जैसे व्याख्या क्या है हमारे पास? प्रविधि। कहानी क्या है? प्रविधि। इनका सहारा लेते हैं कि नहीं लेते विषय वस्तु समझाने के लिए? उदाहरण क्या है? प्रविधि। तो लिख लो आप, हेडिंग डालो, प्रविधि या उपविधि। प्रविधि या उपविधि। वे साधन जो विषय वस्तु को स्पष्ट करने में सहायक हो। विषय वस्तु को स्पष्ट करने में सहायक हो, उन्हें प्रविधि कहा जाता है। उन्हें प्रविधि कहा जाता है। जैसे व्याख्या प्रविधि, व्याख्या प्रविधि। दूसरा लिख लीजिए, कहानी प्रविधि। उदाहरण प्रविधि। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों के प्रकार। शिक्षण विधियों के क्या देखेंगे? प्रकार। सामान्यतः शिक्षण विधियों को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो। एक को कहते हैं टीसीपी और एक को कहते हैं सीसीपी। दो प्रकार के मेथड्स। टीसीपी टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, सीसीपी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी शिक्षक केंद्रित विधियां। और दूसरी कौन सी होती हैं? बाल केंद्रित विधियां, जिनमें बालक केंद्र में हो, बालक सक्रिय हो, वो कहलाती है बाल केंद्रित। और जहां शिक्षक, कहते हैं कि विषय वस्तु चाहे कितनी अच्छी क्यों न हो, अगर विधि अच्छी नहीं है तो अच्छी से अच्छी विषय वस्तु भी धराशायी हो जाती है। इसलिए विधि का महत्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि विषय वस्तु को स्पष्ट करने, बच्चों तक पहुंचाने के लिए क्या काम में आती हैं? विधियां। पहले कहा जाता था जिस क्लास से आवाज नहीं आए बच्चों की, सबसे अच्छी क्लास। और कहते देखो कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, सारे बच्चे सो रहे होते हैं आराम से, शिक्षक नाच रहा होता है। यही तो होता था देखिए पहले, निरंकुशवादी। और आज देखिए विधियां बदल गई एनसीएफ 2005 से, सारी विधियां बाल केंद्रित। जब तक देखिए बच्चों के कक्षा से आवाज नहीं आए बच्चों की, समझ लेना कि वो जीवंत कक्षा नहीं है। और जब बच्चों की आवाज आए, इसका मतलब बच्चे कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। और ऐसी विधियों को हम क्या कहते हैं? बाल केंद्रित। तो यहां देखिए टीसीपी टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, यानी शिक्षक केंद्रित। केंद्रित शिक्षण। दूसरी कौन सी टीचिंग है हमारे पास? बाल केंद्रित। शिक्षण। ये वाला देखिए शिक्षण
निरंकुश होता है, क्योंकि शिक्षक सर्वे सर्वा होता है। इसमें वही करता है जो कुछ करना होता है, बच्चे तो केवल निष्क्रिय हैं, श्रोता बने रहते हैं। तो शिक्षक क्या होता है इसमें? निरंकुश। और यहां लोकतांत्रिक, क्योंकि सभी बच्चे कैसे रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। तो ये कैसी विधि हो गई? लोकतांत्रिक विधि। तो ये कैसी विधि होगी? निरंकुश विधि। बच्चे कुछ नहीं करते, इसलिए इसे अमनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। अमनोवैज्ञानिक विधि। क्यों? अमनोवैज्ञानिक का अर्थ होता है बालक का स्तर, उसकी रुचि, उसकी योग्यता का कोई ध्यान नहीं रखता शिक्षक। शिक्षक को तो जो आता है वो बताता चला जाता है, चाहे बच्चे के समझ में आए या नहीं आए। लेकिन ये विधियां हैं लोकतांत्रिक। ये विधि कैसी है? लोकतांत्रिक विधि, अर्थात जिन्हें हम क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक। याद रखना, मनोवैज्ञानिक का अर्थ क्या है? बालक का स्तर, उसकी रुचि, उसकी योग्यता, इन सब का ध्यान रखा जाता है। बच्चे का स्तर, उसकी योग्यता, उसकी रुचि के अनुसार कार्य दिया जाता है उसे, और उन विधियों को कहा जाता है मनोवैज्ञानिक विधि। यहां देखिए, शिक्षक सक्रिय होता है और बालक गौण होता है। और यहां यदि हम देखें तो बालक सक्रिय होता है, यानी बालक करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, और शिक्षक गौण होता है। केवल यहां शिक्षक देखिए फैसिलिटेटर होता है, सुविधा प्रोवाइड करवाने वाला, सहयोगी। यहां शिक्षक की भूमिका केवल क्या है? सहयोगी, फैसिलिटेटर, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता, मार्गदर्शक। और बालक क्या रहता है इसमें? सक्रिय। बाल की जगह बालक कर लेना चाहे भी, बालक सक्रिय। आप लोगों को जब मैं विधियां पढ़ाऊंगा तो सब में यही विशेषता बताऊंगा, यही रट के आया हूं घर से 4-5, यही आप भी रट लेना अच्छे से। जैसे ये वाली विधियां पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित है तो लोकतांत्रिक है, क्योंकि सारे बच्चे मिलके करेंगे तभी तो बाल केंद्रित होगी। और जब सारे बच्चे मिलजुल के कर रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक भी अपनी रुचि से काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए बालक कैसा रहता है? सक्रिय रहता है। और जब बालक देखिए सक्रिय रहते हुए कार्य करता है तो वो विधियां कहलाती वैज्ञानिक। और विज्ञान का अर्थ क्या होता है? क्रमबद्ध या व्यवस्थित अध्ययन को ही क्या कहते हैं हम? विज्ञान। तो सारी विधियां कैसी हैं? वैज्ञानिक भी है। ये विशेषता वहां देखिए, और आप लोग वहां रटते हैं एक एक की विशेषताओं को, ध्यान में रखनी चाहिए उसकी प्रक्रिया क्या है उस विधि की। ये चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं, ये तो सब में एक जैसी आती हैं। और इनकी क्या कहेंगे? ये शिक्षक केंद्रित है, इसलिए निरंकुश है, अमनोवैज्ञानिक है। और शिक्षक सक्रिय रहता है, बालक निष्क्रिय रहता है, यानी बालक को गतिविधियों से जोड़ता ही नहीं है, ये गतिविधियों पर आधारित है। भाई बाल केंद्रित का अर्थ क्या होता है? गतिविधियों पर आधारित, एक्टिविटी बेस्ड। अब कुछ उदाहरण देखिए, इनके हम देखते हैं यहां पर। पहले तो उतार लो ये वर्गीकरण, फिर उदाहरण भी देख लेते हैं अपने जो सिलेबस में उन विधियों के कुछ के। हाजी नहीं लिखा है ना मैंने, शिक्षक गौण होता है। नहीं, गौण का मतलब यह है कि शिक्षक देखिए यहां पर क्या कर रहा है? सहयोगी होता है। प्रॉब्लम्स दे देते हैं बच्चों को, बच्चे सोल्व करते रहते हैं आपस में, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। शिक्षक देखता रहता है बच्चों को अनुशासित करना, उनको जब बीच में कोई प्रॉब्लम्स आती है उनका सॉल्यूशन करना, यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की भूमिका मात्र।
एनसीएफ 2005 में तो स्पष्ट लिखा हुआ है शिक्षक फैसिलिटेटर होना चाहिए, बस उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, गौण होनी चाहिए, सक्रिय तो बच्चा होना चाहिए, सीखना तो उसको है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे कागज में देख के पढ़ा दूं, क्या फर्क पड़ता है मुझे? फर्क आपको कि आपको कितना याद है, वो चीजें हैं। चाहे मैं बिना देखे घर से रट के आके पढ़ा दूं आपको तो भी एक ही बात है, या देख के बता दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विधि का उसका फर्क पड़ता है कि आप लोग जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, और जितना शिक्षक काम करेगा तो शिक्षक ही सीखेगा। बच्चा तो केवल क्या है, मूक दर्शक बना रहता है, और मूक दर्शक में तो थोड़ी देर में सो जाएंगे सब। मैंने जब एसएसटी की किताब निकाली मेथड की, उसमें फोटो डाली थी, उसके अंदर एक शिक्षक पढ़े जा रहा है, बच्चे सोए जा रहे हैं, ऊँग रहे हैं जोर जोर से, सोते हुए बच्चों की, क्योंकि विधि कैसी थी, शिक्षक केंद्रित, जो अमनोवैज्ञानिक है। उतार लिया आपने? चलो उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण लिखिए इसके अंदर ऐसी कौन सी विधियां हैं, जैसे व्याख्या विधि। टीचर बोलता जाता है, चाहे कितनी व्याख्या करते रहे। छोटे बच्चों को तो अगर शिक्षक ज्यादा बोलता है तो सो जाते हैं बेचारे, बड़े बच्चे फिर भी व्याख्याओं को सुन लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक सुन सकते हैं क्या? लंबे समय तक नहीं सुनते। और देखिए इसके बाद प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन भी कौन करता है? शिक्षक ही करता है। देखिए तो प्रदर्शन विधि, यहां देखिए हम उदाहरण देखते हैं। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि, उसके अलावा प्रोजेक्ट विधि, और भी देखिए यहां पर विधि हम काम में लेते हैं, जैसे प्रयोगशाला विधि, और भी विधि हम लेते हैं मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, और यहां एक तीसरी भी लिख लेते हैं अनुवर्ग विधि, ट्यूटोरियल मेथड जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास। गणित वालों के लिए तो गिनी चुनी विधियां दे रखी हैं अपने यहां। थर्ड ग्रेड में विधियों के नाम नहीं होते हैं, पढ़ते रहो चाहे कितनी विधियां, लेकिन सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में हमारे क्या दे रखी हैं, लिमिट की विधियां दे रखी। विज्ञान में तो बहुत सारी हैं, लेकिन गणित वालों के लिए बहुत ही कम विधियां दे रखी, गिनी चुनी विधि, और एक एक करके उन विधियों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहां पर उतार लिए उदाहरण, और सबसे पहले जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी विधि पर आते हैं हम, प्रोजेक्ट विधि। तो लिखिए अपने इसके अंदर सबसे पहले विधि आती है प्रोजेक्ट। इसे परियोजना भी कहा जाता है, इसे प्रायोजना भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखिए, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड्स ने किया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एचओडी हुआ करते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिनका नाम क्या था, प्रोफेसर रिचर्ड्स। इन्होंने सबसे पहले प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया, प्रोफेसर रिचर्ड्स। इनके द्वारा देखिए कहां पर थे ये, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहां पर है, यूएसए में। यहां पर प्रोफेसर थे।
एचओडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग इनके द्वारा। कौन से शब्द का? प्रोजेक्ट। और आज यदि इस शब्द को देखते हैं तो इतना पॉपुलर हो गया, कोई कोचिंग खोल रहा है तो भी यह कहेगा, ये नहीं कहता कोचिंग खोल रहा, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। मछली पालन करेगा तो प्रोजेक्ट पे काम, सड़क बना रहा हूं तो प्रोजेक्ट पे काम, खेती कर रहा हूं तो खेती में भी प्रोजेक्ट पे काम, मुर्गी पालन कर रहा है तो प्रोजेक्ट पे काम। यानी आजकल इतना कॉमन हो गया कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र में, हर व्यवसाय में इसका क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। तो ये तो हमारे प्रोजेक्ट विधि का शब्द था, देखिए, जिसका नाम शब्द प्रोजेक्ट या परियोजना या प्रायोजना प्रयोग किसने किया? रिचार्ड। बात आती है इस शब्द का शिक्षा में प्रयोग किसने किया? सबसे पहले शिक्षा में प्रयोग, और सर्वप्रथम देखिए शिक्षा में जो इसका प्रयोग किया था, यहीं इसी कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन डीवी। कौन थे प्रोफेसर? जॉन डीवी के द्वारा देखिए पहली बार प्रयोग। ये भी कहां के थे? यूएसए। इनकी दो अवधारणाएं बड़ी फेमस थी, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हुए हैं। एक अवधारणा तो देखिए इनकी थी, एकीकृत सिलेबस होना चाहिए, इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम पर जोर दिया कि ज्ञान एक ही है, कभी टुकड़ों में बांटकर मत दो बच्चों को। दूसरी इन्होंने जो अवधारणा दी, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद का अर्थ यह था कि किसी कार्य को करके सीखना, और जब हम करके सीखते हैं तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। तो कौन थे ये? प्रयोजनवादी और शिक्षा शास्त्री। प्रयोजनवादी व शिक्षा शास्त्री। कहां पर थे ये भी प्रोफेसर? कोलंबिया। ये बड़े प्रभावित थे रिचार्ड से, इसलिए इन्होंने इनके बारे में जो सुना और पढ़ा कि प्रोजेक्ट का प्रयोग ये अपने इस डिपार्टमेंट में करते हैं, तो क्यों न शिक्षा में किया जाए। अक्सर अपने भाषणों में कहा करते थे ये कि प्रोजेक्ट का प्रयोग शिक्षा में होना चाहिए। इनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा इनके शिष्य, और उनका नाम था किलपैट्रिक। क्या नाम था इनके शिष्य का? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। और उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, और किलपैट्रिक ने देखिए शिक्षा में इसका प्रयोग किया और छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाकर दिखाए। इसलिए इन्हें कहते हैं इस विधि का जनक या पिता। जनक या पिता कहा जाता है। किसे कहते हैं? किलपैट्रिक को। उसके बाद देखिए किलपैट्रिक के एक साथी और थे, स्टीवेंसन, प्रोफेसर स्टीवेंसन। इन्होंने भी इनका बहुत अच्छे से साथ निभाया और प्रोजेक्ट को पहली बार परिभाषित किया। प्रोजेक्ट को परिभाषित किया। किसने किया? अभी स्टीवेंसन। अब हमारे लिए देखिए दो क्वेश्चन तो यही हैं, प्रोजेक्ट विधि का जनक, प्रोजेक्ट विधि को परिभाषित करने वाले, प्रोजेक्ट शब्द का शिक्षा में प्रयोग करने वाले, प्रोजेक्ट शब्द किसने दिया। बाकी पूछा जा सकता है ऐसे भी, निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है। ये चार लोग तो संबंधित हैं और पांचवा कोई ऑप्शन होगा वो संबंधित नहीं होगा। उतारिए इन सारी चीजों को एक एक करके। उतार लिया भी। अब देखिए इसके बाद भारत में प्रोजेक्ट कौन लेके आए? भारत में प्रोजेक्ट पहली बार कहां बनाए गए और किस क्षेत्र में बनाए गए?
तो भारत के अंदर यदि हम देखते हैं तो ये सवाल भी लिख लीजिए, भारत में प्रोजेक्ट का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजों द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग मोगा जिला पंजाब। कौन से में किया गया? पंजाब में। और जिला कौन सा है? मोगा। क्या किया था यहां पर? ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी इनमें प्रयोग किया। ईसाई मिशनरी का काम क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो अपने यहां जो प्रोजेक्ट बने थे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और कौन से क्षेत्र में काम ये लिया इसको? मोगा जिला पंजाब, भारत के अंदर पूछा जाता है। तो अगला एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे रिलेटेड, प्रयोजनवादी विचारधारा या प्रयोजनवादी विधि का आधार है प्रोजेक्ट विधि का आधार। किसको माना गया है? प्रयोजनवाद को। कई बार आया है ये क्वेश्चन भी। इसका आधार माना है प्रयोजनवाद। और प्रयोजनवाद का अर्थ मैंने बताया करके सीखने पर आधारित। अब हेडिंग डालिए प्रोजेक्ट का अर्थ। प्रोजेक्ट का अर्थ। और बताओ क्या अर्थ होता है प्रोजेक्ट का? किसे कहते हैं प्रोजेक्ट? ये तो केवल शब्द के बारे में पढ़ा था हमने अभी। तो प्रोजेक्ट किसे कहा जाता है? साइंस में तो खूब चलते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे काम करना। क्या है प्रोजेक्ट? कुछ तो होता होगा प्रोजेक्ट। क्यों भी? किसे कहते हैं प्रोजेक्ट? अच्छा, आप लोग जानबूझ के नहीं बोलते क्या? हैं? मैं देखता हूं आप लोगों की आवाजें तो खूब निकलती हैं और दूसरे सर आते हैं तो मुझे क्यों नहीं बताते भाई? कोई बात नहीं भाई, 2 दिन में चला जाऊंगा, नहीं बताओगे तो। प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? चलो लिख लीजिए तो भाई, नहीं बताते हो। प्रोजेक्ट का अर्थ पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्य योजना। और कार्य योजना को हम रूपरेखा भी कहते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना। तो देखिए 3 चीजें हैं। एक तो क्या हो? लक्ष्य। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की क्या बनाई हम? रूपरेखा बनाई, यानी योजना। योजना ही नहीं बनाई, कागजों में बना के ही नहीं छोड़ दें, उसे धरातल पर भी उतारे। धरातल का मतलब है वास्तविक, कि वो काम होना चाहिए। आप कहें कि साहब मैं सड़क निर्माण पर देखिए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, तो कागजों में सड़क नहीं बन जाए, धरातल पे भी बननी चाहिए। कहां से कहां तक बनाई है आपने। इसलिए दूसरा जो इसका पक्ष होता है कौन सा? क्रियान्वितीय चरण पर भी जोर दिया जाता है इसमें, कि जिस काम का आपने देखिए निर्धारण कर लिया वो वास्तविक रूप से होना चाहिए। तो ये तो क्या था प्रोजेक्ट का अर्थ। अब लिखिए इसकी परिभाषाएं। 3 परिभाषाएं जो बार बार आती हैं, रिपीट होती रहती हैं। और 3 परिभाषाओं को मैं बड़े सरलीकृत रूप में देखिए यहां लिखवाऊंगा। नंबर 1, किलपैट्रिक के अनुसार।
किलपैट्रिक। और लिखिए किलपैट्रिक ने क्या कहा। प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय, प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय कार्य होता है। बहुउद्देशीय, मल्टीपर्पज। दूसरा देखिए, किलपैट्रिक के बाद देखिए स्टीवेंसन, इन्होंने भी इसे परिभाषित किया। स्टीवेंसन, प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है। कार्य तो है लेकिन कैसा है इनकी नजर में? समस्यात्मक। और तीसरी परिभाषा बेलार्ड, तीसरी डेफिनेशन लिखिए बेलार्ड। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का छोटा सा अंश है। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का छोटा सा अंश है। तो किलपैट्रिक ने तो इसे क्या कहा? मल्टीपर्पज कहा। स्टीवेंसन ने क्या कहा? समस्यात्मक कहा। और बेलार्ड ने इसे वास्तविक जीवन में जो काम करते हैं उनका एक छोटा सा पार्ट होता है। और ये सारे कार्य कहाँ संपादित होते हैं? प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में होते हैं। ये सारे कार्य कहाँ करते हैं हम? या तो वातावरण कौन सा होगा? प्राकृतिक होगा, या हमारा वातावरण कैसा होगा? सामाजिक। विशेषकर सबसे ज्यादा कार्य तो हम किस में करते हैं? सामाजिक। जैसे सड़क बना रहे हैं, समाज के अंदर बना रहे हैं। उसके अलावा देखिए मुर्गी पालन, मछली पालन, उसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कुछ भी खोलें आप, कोई भी काम करें, वो सब या तो प्राकृतिक वातावरण में होगा या सामाजिक वातावरण में संपादित होगा। या तो आपका कार्य समस्यात्मक हो सकता है या बहुत सारे उद्देश्यों को लेके करते हैं। इसलिए हमने पहले ही लिखा था, लक्ष्य या उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है? कार्य योजना, और फिर बाद में क्या था? उसे क्रियान्वित करना, वास्तविक रूप से करना। इन सब चीजों के आधार पर कोई 4 विशेषता बताओ आप। प्रोजेक्ट विधि की कोई 4 विशेषताएं लिख रखी मैंने सारी। पहली तो यही होगी, क्या है? प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय। दूसरा समस्यात्मक। तीसरा वास्तविक रूप से होता है। कार्य होता है कि नहीं होता? इसमें किस पर जोर दिया जाता है? क्रिया पक्ष पर जोर दिया जाता है। देखो, क्योंकि इसमें कोई ना कोई कार्य करके सीखता है बालक। तो लिखो इसकी विशेषताएं। विशेषताएं, नंबर 1, बहुउद्देशीय क्रिया। बहुउद्देशीय क्रिया। नंबर 2, दूसरे नंबर पर समस्यात्मक क्रिया। नंबर 3, इसमें वास्तविक रूप से कार्य किया जाता है। इसमें वास्तविक रूप से कार्य किया जाता है। अगली विशेषता सामाजिकता, क्योंकि प्रोजेक्ट पर एक अकेला आदमी काम नहीं करता, मिलजुल के करते हैं। सामाजिकता। अगली विशेषता करके सीखना। करके सीखना। मनोवैज्ञानिक है क्या? मनोवैज्ञानिक
बच्चे अपने स्तर के अनुसार काम करते हैं। मनोवैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता नई चीज के निर्माण को क्या कहते हैं? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता या रचनात्मकता, सृजनात्मकता या रचनात्मकता। और अब हेडिंग डालिए प्रोजेक्ट का वर्गीकरण या प्रकार। प्रोजेक्ट का वर्गीकरण या प्रकार। प्रोजेक्ट को किसी एक आधार पर नहीं बांटा जाता, अनेक आधार पर बांटा गया है। देखिए, एक तो बांटा गया कक्षा के आकार के आधार पर, कक्षा के आकार के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण समय के आधार पर। तीसरा एक वर्गीकरण है किलपैट्रिक के अनुसार। देखिए, समय के आधार पर, कक्षा के आधार पर। कक्षा में अगर बच्चों की संख्या बहुत ही ज्यादा है तो छोटे छोटे समूह बना दो, और यदि संख्या कम है तो एक एक बच्चे को एक एक प्रोजेक्ट दे दो। इसलिए व्यक्तिगत व सामूहिक। व्यक्तिगत प्रोजेक्ट। दूसरा कैसा हो जाएगा? सामूहिक प्रोजेक्ट। सामूहिक प्रोजेक्ट। समय के आधार पर देखिए, लघु प्रोजेक्ट और वृत्त प्रोजेक्ट या दीर्घ प्रोजेक्ट। दीर्घ प्रोजेक्ट या दीर्घकालीन भी कह देते हैं। और एक होता है लघु, अल्पकालीन, थोड़े से समय के लिए, 2 से 7 दिन के बीच हो, वो कैसा हो लगा? अल्पकालिक यानी लघु। और दीर्घ या वृत्त प्रोजेक्ट कैसा होगा? 7 दिन से अधिक। 7 दिन से अधिक कार्य हो जिसमें, वो कैसा प्रोजेक्ट होता है? दीर्घ या दीर्घकालीन, समय के आधार पर। 2 से 7 दिन लघु प्रोजेक्ट यानी अल्पकालिक। और किलपैट्रिक के अनुसार 4 प्रकार के बार बार यही पूछे जाते हैं। किलपैट्रिक के ही क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि किलपैट्रिक इसके क्या हैं? जन्मदाता है। और जिन पर हम बात करेंगे, इन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट बताए किलपैट्रिक ने। उतारा वर्गीकरण, तो हेडिंग डालिए किलपैट्रिक के अनुसार। आप लोगों के पास यहां जगह हो तो लिख लेना, मैं अगले उस पर लिख देता हूं। किलपैट्रिक के अनुसार 4 प्रकार बताए उन्होंने। देखिए, कितने प्रकार बताए? 4। सबसे पहले उत्पादनात्मक। प्रोजेक्ट, नाम से ही पता लग रहा है, जहां किसी चीज का उत्पादन होता हो। जैसे चार्ट बनाना, खिलौने बनाना, मॉडल बनाना,
और यहां किसी ना किसी चीज की रचना होती है, इसलिए इसी प्रोजेक्ट को रचनात्मक भी कह देते हैं हम। क्या कह देते हैं इसको? रचनात्मक या सृजनात्मक, क्योंकि किसी ना किसी नवीन चीज का क्या होता है? सृजन होता है। तो पहला प्रोजेक्ट उत्पादनात्मक प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट समस्यात्मक। यहां बच्चे का मानसिक विकास करने के लिए उच्च बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों को दिया जाता है ये प्रोजेक्ट समस्यात्मक, साधारण बच्चों को नहीं दिया जाता है। देखिए समस्यात्मक प्रोजेक्ट। अब समस्यात्मक प्रोजेक्ट क्या होते हैं? देखिए एक सिंपल सा व्यवहारिक सा सवाल है। हमारी जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है, लगभग देखिए उसके अपने अक्ष पर घूमने का जो समय है वो देखिए 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से, और पृथ्वी देखिए सूर्य का जो चक्कर निकाल रही है, रिवोल्यूशन यदि मूवमेंट की बात करें तो लगभग देखिए 29 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से। अब आप देखिए स्पीड क्या है? 29 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से उस गाड़ी में बैठे हुए हैं आप। अगर अचानक से उसके ब्रेक लग जाएं, पृथ्वी के घूर्णन को अचानक से रोक दिया जाए तो क्या होगा? समस्या देते हैं ऐसे बच्चों को। क्या होगा भाई? पृथ्वी की देखिए स्पीड तो मैंने बता दी आपकी। ये खगोलीय पिंड देखिए अपनी एक तो एक्सिस पर घूम रहा है और एक चक्कर लगा रहा है, दोनों गतियां हैं इसके अंदर, दैनिक गति और वार्षिक गति। अगर इनमें से कोई सी भी एक गति को रोक दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए हम कौन सी गति को रोके? सबसे जो स्पीड वाली है रिवोल्यूशन, उस गति को देखिए रोक दिया जाए जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है अपने पथ के ऊपर, उसको अचानक से रोक दिया जाए तो क्या होगा? वार्षिक गति को रोकने से क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ जल्दी से। साइंस वाले हैं, कुछ तो बताओगे। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? अच्छा ये कह रहे हैं दिन रात नहीं बनेगा, जिंदा रहोगे तब ना। अरे 100 की स्पीड से गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं तो क्या हो जाता है? सारी सवारियां बाहर निकल जाती हैं। और ये गाड़ी तो आपको पता है स्पीड क्या है? 1,06,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और अचानक से इसके ब्रेक लगेंगे, जिन कणों से ये पृथ्वी बनी है उन्हीं कणों में वापस बिखर जाएगी। इतनी स्पीड पे होगा तो देखिए। और दूसरा, आप लोग अंतरिक्ष में पता नहीं कहां फेंक दिए जाओगे, पता ही नहीं लगेगा कहां चले गए, और कह रहे साहब दिन रात नहीं बनेगा। अरे कभी व्यवहारिक भी सोच लिया करो। बच्चा तो कुछ भी देखिए पूछ सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां देखिए कौन से बच्चों को दें? उच्च बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों को कैसा प्रोजेक्ट दें? समस्यात्मक प्रोजेक्ट। अब आ जाइए इसके बाद तीसरा, अभ्यासात्मक। अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट, जिसमें किसी ना किसी चीज का अभ्यास करवाया जाए और बालक में क्या डेवलप किया जाए? अभ्यास से कौशल। इसलिए इसे कौशलात्मक भी कहते हैं। क्या डेवलप करवाया जाता है बच्चे में? अभ्यास करवा के कौशल, जैसे तैरना। तैरना सिखाओ बच्चे को, साइकिल चलाना, या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं ऐसी बहुत सारे जो हम प्रोजेक्ट दे सकते हैं। और लास्ट देखिए इसके बाद आता है चौथे नंबर पर रसास्वादन प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट जिससे रसों का वादन हो, और रस किसमें मिलेंगे? जैसे कविता पाठ, इनका अभ्यास कराया जाए बच्चे को, जिससे रसों की अनुभूति होती हो, सौंदर्य की अनुभूति होती हो। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट को सौंदर्यानुभूति प्रोजेक्ट भी कह देते हैं। यहां उत्पादक की भूमिका थी तो यहां उपभोक्ता की भूमिका रहेगी, क्योंकि रसों का देखिए वादन करने वाला कौन होगा? उपभोक्ता। और यहां क्या भूमिका थी? उत्पादक। तो इस तरह से कितने प्रकार के बताए प्रोजेक्ट? 4 प्रकार के प्रोजेक्ट। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भाई, किलपैट्रिक के अनुसार कितने प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं? 4 प्रकार के, उत्पादनात्मक, समस्यात्मक, अभ्यासात्मक और रसास्वादन। जिससे रस की क्या होती हो? अनुभूति। वो किस में आएंगे? रसास्वादन।
और अभ्यास जिसमें किसी ना किसी कौशल का क्या कराया जाए, अभ्यास। समस्या तो अभी एग्जाम्पल दिया ही था मैंने, कोई भी समस्या, और इसमें किसी चीज का निर्माण करना। अब लिखिए प्रोजेक्ट विधि के सोपान। ये 4 लिखने के बाद प्रोजेक्ट विधि के सोपान। विधि के सोपान, स्टेप्स या चरण। और देखिए चरण किलपैट्रिक ने 4 बताए हैं। किलपैट्रिक ने कितने सोपान बताए हैं? 4 सोपान। एक बार यही पूछा गया था। बहुत ही सिंपल है। कोई भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले किसका निर्धारण करते हैं? उद्देश्य। और लास्ट में क्या करते हैं? उस उद्देश्य का मूल्यांकन। सिंपल सी बात होती है। तो इन्होंने देखे जो सोपान बताए किलपैट्रिक ने, सबसे पहले तो क्या सोपान था? उद्देश्य का निर्धारण। पहला काम देखिए, इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए क्या बनाएंगे? कार्य योजना बनाना। कार्य योजना को क्या कहते हैं? रूपरेखा। दूसरा सोपान। अब देखिए जिसकी आपने रूपरेखा बनाई है उसको धरातल पर भी क्रियान्वित करोगे। कागजों में बना लिया आपने, यहां से यहां तक सड़क बनाएंगे, इसकी ये क्वालिटी होगी, ये सामान रहेगा उसमें, तो धरातल पे भी बनाओ। धरातल पे बनाने का मतलब क्या? क्रियान्विति। तो तीसरा स्टेप कौन सा होता है? क्रियान्विति। और उसके बाद अंत में हम क्या करते हैं? उसका मूल्यांकन। और मूल्यांकन हमेशा किसका किया जाता है? उद्देश्य का। जिस उद्देश्य को लेकर चले थे उसकी प्राप्ति कितनी मात्रा में हुई, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन कितना हुआ। अंक भी दे सकते हैं, वैसे भी असेसमेंट कर सकते हैं हम। ये 4 सोपान बताए थे किसने? किलपैट्रिक। और मुझे नहीं लगता ये हार्ड होंगे, वैसे भी आप हल कर सकते हैं। इनको क्रम से लगवाया जाता है, पहले उद्देश्य, फिर कार्य योजना, फिर क्रियान्विति, और फिर उसके बाद मूल्यांकन। बनाइए आप। एक, 2, 3, 4। देखिए सही ढंग से पढ़ते हैं तो एक सही ढंग से पढ़ते हैं तो एक विधि में कितना समय लग जाता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये विधि, हर सब्जेक्ट में पूछी जाने वाली, और अक्सर सबसे ज्यादा सवाल ही इससे बनते हैं। इसीलिए इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। कितने सोपान हो गए किलपैट्रिक के अनुसार? 4। लास्ट में पता है उन्होंने क्या कहा था? जो भी काम करते हैं हम, उस काम का लेखा जोखा भी रखना चाहिए लिखित में। उस काम का क्या रखना चाहिए? लेखा जोखा। जैसे आप लोग गणित में पढ़ते हैं, कोई चित्र ड्रॉ करते हैं आप, तो उसकी रचना सिखाया करते थे हमें पहले, कैसे कैसे उस चित्र का निर्माण किया। तो वो रचना जो लिखते थे वही इसका लेखा जोखा है कि आपने इस प्रोजेक्ट पर कार्य कैसे कैसे किया। तो नीचे लिख लो नोट लगा के। अंत में कार्यों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अंत में कार्यों का रिकॉर्ड रखा जाता है। कार्यों का रिकॉर्ड रखा जाता है। रीट में एक सवाल पूछा गया, प्रोजेक्ट विधि के कितने सोपान होते हैं? 6 होते हैं सामान्य सोपान। कितने होते हैं? और आपको याद एक ही करना, 6 याद नहीं करने। 5 तो यही याद करवा दिए, केवल एक याद करना आपको 6 में से। आप कहेंगे 5 कौन से? गिन के देख लो। 1, 2, 3, 4, 5वां क्या था? रिकॉर्ड तैयार करना।
तो याद कितने करने? एक ही याद करना है आपको। और लिखिए आप प्रोजेक्ट विधि के सामान्य सोपान 6, और इनको भी क्रम से लगवा लिया जाता है। सामान्य सोपान कितने होते हैं? 6। और मैं यहां लिख रहा हूं, एक याद करना है आपको बस। परिस्थितियों का निर्माण करना पहला चरण होता है। ये याद रह जाएगा। बस एक ही याद करना है, परिस्थितियों का निर्माण करना। परिस्थितियों का निर्माण करना। काम कौन करता है? ये पहला काम करता है टीचर। बहुत सारे प्रोजेक्ट लाएगा और टेबल पे लाके रख देगा उनसे संबंधित चीजें, और बच्चों को कहता है कि अपने अपने स्तर के अनुसार चुन लो इनमें से जिस पे काम करना है। उच्च बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे क्या करेंगे? उच्च समस्यात्मक प्रोजेक्ट लेंगे। मंद बुद्धि वाले बच्चे कि साहब हम तो साबुन ही बना देंगे, टोकरी बना देंगे, कैंडल्स ही बना देंगे, काम तो कुछ भी हो सकता है। वो अपना स्तर के अनुसार सभी बच्चे यहां से अपना अपना प्रोजेक्ट का क्या करते हैं? चुनते हैं। लेकिन परिस्थितियां कौन पैदा करेगा? शिक्षक। दूसरा काम उद्देश्य का चयन करना। इसका मतलब सीधा सा है, उद्देश्य का क्या करना? निर्धारण। प्रत्येक बच्चे का उद्देश्य अपना अलग अलग होता है। जैसा प्रोजेक्ट लेगा वैसा ही उद्देश्य। उद्देश्य का निर्धारण कौन करेगा? स्टूडेंट खुद करेगा। नंबर 3, उस उद्देश्य को प्राप्ति की क्या बनाएगा? कार्य योजना। कार्य योजना बनाना। दूसरा नाम क्या होता है इसका? रूपरेखा बनाना या तैयार करना। कौन बनाएगा रूपरेखा? स्टूडेंट खुद बनाएगा, क्योंकि सबको अलग अलग दिया है प्रोजेक्ट। अपनी अपनी रूपरेखा स्वयं तैयार करेंगे। फिर आता है उसको क्या करना? क्रियान्वित। अब करके दिखाएंगे काम। क्रियान्वित करना यानी वास्तविक रूप से काम करना। यह काम भी कौन करेंगे? बच्चे ही स्वयं करेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पर बच्चे जो कार्य कर रहे हैं वहां एक फैसिलिटेटर भी बैठा रहता है। शिक्षक कौन है? फैसिलिटेटर। बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है और वो उन चीजों का क्या करता रहता है? मूल्यांकन। कौन बच्चा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, एक एक चीज को वॉच करता है। और ये काम कौन करेगा? टीचर करता है। देखो, और लास्ट में लेखा जोखा तैयार करना या रिकॉर्ड रखना। लेखा जोखा या रिकॉर्ड तैयार करना। और ये काम कौन करेगा? कौन करेगा? शिक्षक या शिक्षार्थी? ये करेगा स्टूडेंट। काम तो वही कर रहे हैं, टीचर सबका लेखा जोखा कैसे लिख सकता है? प्रत्येक बच्चा अपने अपने कार्य को करता, सारा विवरण वही तो लिख के लाएंगे, सारांश, समरी कि हमने काम ऐसे किया। अब इनमें से टीचर के कितने रोल हैं आप खुद देख लो। तो शिक्षक क्या होगा इसमें? प्रधान या गौण? आपके सामने है। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से कार्य हैं? इसमें से 2 ही काम हैं। कौन कौन से कार्य? तो देखिए यहां हम बना लेते हैं हमारा शिक्षक। देखिए काम कितने हैं? 2। एक कार्य तो करता है नंबर 1 और एक कार्य करता है नंबर 5, क्योंकि ये हमारा फैसिलिटेटर है, सहयोगी, मार्गदर्शक और गौण भूमिका। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाला, फैसिलिटेटर। दूसरा देखिए हमारे पास कौन है? बालक। और बालक एक नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। देखिए इनके कितने काम है बच्चों के? यदि हम काम देखें तो देखिए एक तो कौन सा है? दूसरे नंबर पर। उसके बाद कौन सा है? तीसरा। उसके बाद कौन सा है? चौथा। उसके बाद कौन सा है? छठा। बालक कितने कार्य करते हैं? 4। शिक्षक कितने कार्य करता है? 2।
और इसके आधार पर हम इनको क्या करते हैं, अलग अलग भागों में बांट देते हैं इनके कार्यों को। क्योंकि कई बार बारीकी से भी पूछ लेता प्रोजेक्ट के अंदर कि इन सोपानों में से कौन सा कार्य शिक्षक का है, कौन सा कार्य शिक्षार्थी का। अब यहां इन कार्यों को देखकर लगता है कि हमारे शिक्षार्थी क्या हैं, सक्रिय भूमिका, प्रधान भूमिका में, प्रमुख भूमिका में। इसलिए यह विधि बताओ कैसी है। और बाल केंद्रित होगी, वो सब मनोवैज्ञानिक भी होंगी, और मनोवैज्ञानिक है तो लोकतांत्रिक भी होंगे, क्योंकि सारे बच्चे, मैंने कहा था ना मैं कुछ रट के आया था घर से, तुम भी रट लेना इनकी विशेषताएं। और इससे सारी चीजें क्लियर हो गई हैं इस सोपान से कि वास्तव में काम कैसे होता है इसमें, और कौन किस बनाओ इनको, 3 बच्चे बनाओ और उसके बाद एक शिक्षक। ये तो कौन है, हमारा शिक्षक, और ये कौन है, शिक्षार्थी हैं ऊपर। अरे बच्चे हंसते हुए बनाए हैं या रोते हुए, पता ही नहीं। साइंस वाले हो तो अच्छी चित्रकारी तो कर लेते हो, हैं? गणित वालों को नहीं आता कुछ भी चित्र बनाने, वह बना लेते हो। अब बताओ इस विधि के क्या गुण हैं। सारी विधि हमने पढ़ ली, और इस विधि के गुण क्या हैं, कोई 2-4 गुण बता दीजिए। मैं बोल भी चुका हूं सारी चीज। पहला, बाल केंद्रित। दूसरा, मनोवैज्ञानिक। तीसरा, वैज्ञानिक, क्योंकि क्रमबद्ध कार्य हो रहा है, देखो सोपान। मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक। चौथा, लोकतांत्रिक। कुछ तो मैंने रटी रटाई बातें बताई थी, वही आपने लागू कर दिया। इसके अलावा स्पेशल और बताओ, इसकी स्पेशल विशेषता। स्वतंत्रता, बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करता अपने प्रोजेक्ट पर। कैसे कार्य करेगा, व्यक्तिक विभिन्नता। मंद बुद्धि वाला बच्चा भी इसमें काम करता है, और उच्च बौद्धिक क्षमता वाला बच्चा भी काम कर लेता। सभी बच्चे अपने अपने स्तर से काम करते हैं या नहीं। फिर इसमें क्रियाशीलता ज्यादा, क्योंकि किसी ना किसी चीज का निर्माण होता है और बालक करके सीखता है इसमें। ऐसी बहुत सारी, लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है इसकी कमियां, दोष पूछे जाते हैं इस विधि के, क्योंकि इतनी अच्छाइयां हैं तो कुछ ना कुछ दोष भी होंगे, और दोष सबके रटे रटाए हैं एक साथ, वो भी रट लेना। पहला तो देखिए, क्या हमारी पाठ्य पुस्तकें इस विधि पर लिखी हुई हैं? नहीं है। क्या हमारे शिक्षक को प्रशिक्षण मिला हुआ है प्रोजेक्ट विधि का? प्रशिक्षण शालाओं में, बीएड में मिला था? बता दीजिए, आपको दिया था क्या कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना है? न तो हमारी किताबें हैं, न हमारे शिक्षक हैं इसको पढ़ाने के योग्य। दूसरी, 40 मिनट के पीरियड में काम हो सकता है प्रोजेक्ट पर, तो हमारी समय सारणी में फिट नहीं बैठती है। और हर दिन प्रोजेक्ट के लिए खर्चा चाहिए, चीज बनाने के लिए खर्चीली पद्धति है, श्रम अधिक लगता है, समय अधिक लगता है, न पाठ्यक्रम है न शिक्षक हैं। ये सारे क्या हैं? दोष रटे रटाए। सब विधियों में सामान्यतः ऐसी चीजें होंगी, लेकिन और विधियां खर्चीली नहीं होंगी कई। ये खर्चीली है, कुछ सामान चाहिए। लिखो, दोष लिखो आप, गुण तो बता चुके कई बार में। दोष, नंबर 1, खर्चीली पद्धति, खर्चीली विधि या पद्धति।
नंबर 2, समय अधिक लगता है। समय अधिक लगता है। पाठ्य पुस्तकों का अभाव। पाठ्य पुस्तकों का अभाव। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। श्रम अधिक लगता है। और अब एक कॉमन जो विधि अपने दोनों में दे रखा है, अगली विधि लिखिए, अनुसंधान विधि।